हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है। आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको, तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उस पार्ट को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो इस पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वह है विद्युत संयंत्रों के प्रकार। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे वो हमने अच्छे से कवर कर लिए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब है आपके विद्युत संयंत्रों के प्रकार, यानी जो विद्युत संयंत्र हैं उनके प्रकार के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक नंबर है आपके कोयला संयंत्र। अब कोयला संयंत्र क्या होता है, तो इसमें कोयले के दहन से रासायनिक ऊर्जा को किसमें प्राप्त किया जाता है, उष्मा के रूप में प्राप्त किया जाता है, और इस उष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है। और यह ऊर्जावान भाप टरबाइन को क्या करता है, गति प्रदान करती है। इस टरबाइन से जुड़ी हुई जनित्र से विद्युत उत्पादन होता है। यानी कोयला संयंत्र है, इसमें कोयले के दहन से रासायनिक ऊर्जा है उसको उष्मा के रूप में प्राप्त किया जाता है, और इस उष्मा से पानी को भाप में बदला जाता है, और यह ऊर्जावान भाप है टरबाइन को गति प्रदान करती है। और इस टरबाइन से जुड़ी हुई जनित्र से विद्युत उत्पादन होता है। उसके बाद सेकंड है आपके नाभिकीय संयंत्र। अब नाभिकीय संयंत्र क्या होता है कि जो नाभिकीय संयंत्र है उसमें नाभिकीय विखंडन से प्राप्त उष्मीय ऊर्जा से पानी को वाष्प में बदला जाता है, और इस वाष्प द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है। और 3 नंबर पर है आपके जल विद्युत संयंत्र। जब विद्युत संयंत्रों में बांध बनाकर पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है तो पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन के घूमने पर उससे जुड़े जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। यानी जो विद्युत संयंत्र हैं उनमें बांध बनाकर पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है तो पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको किस में बदला जाता है, गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। और उसके बाद जो टरबाइन है उसको घुमाया जाता है, और टरबाइन के घूमने पर उसे जुड़े जनित्र हैं उनके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसके बाद 4 नंबर पर है आपके पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, और यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत दूसरे ऊर्जा संयंत्रों के मुकाबले में वातावरण के लिए क्या है, हितकारी हैं, लाभकारी हैं। उसके बाद है सौर उष्मा संयंत्र, यानी 5 नंबर पर जो संयंत्र है वह है सौर उष्मा संयंत्र। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को उत्तल लेंस या अवतल दर्पण की सहायता से केंद्रित करके इसे उष्मा में बदला जाता है, और इस उष्मा से भाप टरबाइन को घुमाया जाता है जिसे विद्युत जनित्र उत्पादन करता है। और 6 नंबर पर है सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। इन संयंत्रों में खुली छत या जगह पर सौर पैनल लगाए जाते हैं, और इन पैनलों में प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सूर्य की किरणें जब पैनल के सेल पर आपतित होती हैं तो ये सेल प्रकाश के फोटोन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं, और आवेशित कण विद्युत धारा के रूप में परिपथ को विद्युत प्रदान करते हैं। उसके बाद में है सौर पैनल से घरेलू विद्युत उत्पादन। यानी सौर पैनल है उसे घरेलू विद्युत उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है
कि जो वर्तमान में सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र का उपयोग घरों की छतों पर लगाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है और साथ ही दो तरफा मीटर भी लगाए जाते हैं, जिसे घर की आवश्यकता से अधिक ऊर्जा विद्युत प्रदाता कंपनी को स्थानांतरित कर दी जाती है। और घरों में हम इन्वर्टर लगाते हैं जिसमें बैटरी का उपयोग किया जाता है और बैटरी में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है और निरावेशित हो जाने पर बैटरी को पुनः आवेशित किया जा सकता है। और उसके बाद में है ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के अनुसार किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है और ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसके बाद में है स्प्रिंग के संपीड़न और विस्तारण में ऊर्जा संरक्षण। तो स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से जोड़कर दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का एक गुटका जोड़ देते हैं और निकाय को घर्षण रहित अक्षैतिज धरातल पर रखते हैं। तो स्प्रिंग को संपीड़ित करने के लिए हम गुटके को दीवार की तरफ वी वेग देते हैं। कि क्या होता है कि जो स्प्रिंग है उसके एक सिरे को दीवार से जोड़कर दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का एक गुटका जोड़ देते हैं और निकाय को घर्षण रहित अक्षैतिज धरातल पर रखते हैं और स्प्रिंग को संपीड़ित करने के लिए हम गुटके को दीवार की तरफ वी वेग देते हैं। और प्रारंभ में गुटके की जो गतिज ऊर्जा है वो 1/2 m² होगी और इस ऊर्जा से गुटका स्प्रिंग को अक्ष दूरी तक संपीड़ित कर देता है। यदि स्प्रिंग नियतांक k हो तो इस संपीड़न से स्प्रिंग में 1/2 kx² स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और इस स्थितिज ऊर्जा के कारण स्प्रिंग पुनः अपनी साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए गुटके को विपरीत दिशा में वी वेग से गति देता है और इस कारण गुटके की जो गतिज ऊर्जा है वो पुनः क्या हो जाएगी 1/2 mv² हो जाएगी। इस कारण निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। और इसके आधार पर हमारे पास दो बल हैं, एक तो संरक्षी बल है और एक असंरक्षी बल है। तो संरक्षी बल किसे कहते हैं कि जब वस्तु की गतिज ऊर्जा परिक्रमण के पश्चात उतनी ही हो जो जितनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तो ऐसे कार्यकारी बल संरक्षी बल कहलाते हैं। और संरक्षी बलों का द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है बल्कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कि जब वस्तु की गतिज ऊर्जा है वह परिक्रमण के पश्चात उतनी ही हो जो जितनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तो ऐसे कार्यकारी बल संरक्षी बल कहलाते हैं। और संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है और बल्कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद है असंरक्षी बल। अब असंरक्षी बल किसे कहते हैं? तो असंरक्षी बल है के प्रभाव में किया गया कार्य पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, जैसे घर्षण बल, शयान बल। और इस बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य है वो शून्य नहीं होता है। यदि प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभ के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है, तब इन बलों को असंरक्षी बल कहते हैं। कि असंरक्षी बल है उसके प्रभाव में किया गया कार्य है वह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, जैसे घर्षण बल, शयान बल। और इस बल द्वारा जो बंद पथ है उसमें किया गया कार्य है वह शून्य नहीं होता है। यदि प्रारंभिक अवस्था में लौटकर आने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभ के सापेक्ष बदल जाती है, तब इन बलों को क्या कहा जाता है? असंरक्षी बल कहा जाता है। उसके बाद में है ऊर्जा का अक्षय। अब ऊर्जा का अक्षय किस प्रकार से होता है कि ऊर्जा के अक्षय होने से हमारा तात्पर्य यही है कि रूपांतरण या संचरण की प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाता है जो अनावश्यक होता है। कि ऊर्जा का अक्षय मुख्य रूप से निम्न प्रकार होता है कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में
प्रकाश ऊर्जा के रूप में और ध्वनि ऊर्जा के रूप में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऊर्जा का अपक्षय होता है। उसके बाद है ऊर्जा अपक्षय को कम करने के उपाय। अब जो ऊर्जा अपक्षय है उसको कम करने के क्या क्या उपाय हैं कि घरों में उपयोग में आने वाली विद्युत युक्तियां जैसे टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन आदि को जब उपयोग में नहीं ले रहे हैं तो उन्हें आपातोपयोगी अवस्था में रखने से कुछ ऊर्जा का अपक्षय होता है और आवश्यक क्षमता के साधनांतर का उपयोग हमें करना चाहिए। बिजली का उपभोग कम करने के लिए हमें घरों में CFL और LED लाइटों का उपयोग भी करना चाहिए। उसके बाद में है शक्ति यानी पावर। अब शक्ति की जो डेफिनेशन होती है वो आप जानते हैं कि कार्य करने की जो दर है, जो यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। और शक्ति भी एक प्रकार से क्या है? अदिश राशि है। और शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर W/T। अब P यहाँ पर पावर यानी शक्ति है और W यहाँ पर वर्क यानी कार्य है और T से यानी टाइम है यहाँ पर सेकंड। और मात्रक है इसका, जो शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। और इसके अन्य मात्रक भी होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके किलोवाट। और 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं? 1000 वाट के बराबर होता है। और 1 मेगावाट किसके बराबर होता है? 1000 किलोवाट के बराबर होता है। और 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। अब है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या होती है कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की जो दर है, जो यूनिट है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? P बराबर V/I। और I यहाँ पर क्या है? धारा। और V यहाँ पर क्या है? विभवांतर। उसके बाद में है किलोवाट घंटा, या इसे क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा में यूनिट भी कहा जाता है। कि 1 किलोवाट का विद्युत साधनांतर 1 घंटे में जितनी ऊर्जा का उपयोग करता है वह विद्युत ऊर्जा की मात्रा 1 किलोवाट यानी 1 kWh या विद्युत यूनिट कहलाती है। 1 किलोवाट का विद्युत साधनांतर 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है वह विद्युत ऊर्जा की मात्रा 1 किलोवाट घंटा 1 kWh या विद्युत यूनिट कहलाती है। और 1 यूनिट बराबर कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट घंटा होते हैं। और 1 kWh बराबर 1000 वाट गुणा 60 सेकंड के बराबर होता है। अतः 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।